नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और 20 में से दोस्तों 15 प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू आएगा। अगर जो दोस्तों ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में 20 में से 15 नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि 20 में से 15 प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1, बी में लिखा हुआ है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि रैखिक बहुपद के शून्यंक की संख्या होती है तो 1 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसको भी ध्यान में आपको रखना है कि द्विघात बहुपद के शून्यंक की जो संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, और त्रिघात बहुपद की शून्यंक की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ चाप, बी में लिखा हुआ चाप कर्ण, सी में लिखा हुआ व्यास और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए वृत्त इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो देखिए ये जो है दोस्तों ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है दोस्तों वो व्यास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर, पाई एक संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है परिमेय संख्या, बी में लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाई एक संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पाई का मान जो लगभग में होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, और 22/7 दोस्तों एक परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर, इसमें आपको बताना है कि साइन 90 डिग्री -a किसके बराबर है। ऑप्शन ए में लिखा है tan a, बी में लिखा है cos a और सी में लिखा है sec a और डी में लिखा है cot a। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि साइन 90 डिग्री -a किसके बराबर है तो cos a के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पांचवा नंबर, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में के लिए काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा, बी में लिखा है cosec स्क्वायर थीटा और सी में लिखा है sec स्क्वायर थीटा, डी में लिखा है cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस में होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ देखिए -tan स्क्वायर थीटा था। ठीक है, तो बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या +tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर, इसमें पूछा गया एक आंकड़ा दे दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपको कहा है बहुलक ज्ञात करें। तो दोस्तों हम बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं, तो जो आंकड़ा दिया हुआ है ठीक है उसमें आपको देखना है कि किस अंक को सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है वही हमारा बहुलक होता है। ठीक है, तो देखिए 9 को यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार दोस्तों 9 को रिपीट किया गया है और कोई भी संख्या को 3 बार रिपीट नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो है 9 का ही रिपीट किया गया है। तो हमारा 9 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देखिए 9 लिखा हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 7वां नंबर,
इसमें आपको बताना है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा है। दोस्तों यहाँ पर आपको a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो आपको a और b का लसा निकालना है। तो इसमें a और b अभाज्य संख्या है तो इसका लसा क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। a इंटू बी कीजिएगा, a इंटू बी कीजिएगा तो क्या a b हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान के लिए दो अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 और 3 रहता है और इसका कहता है कि लसा बताइए। तो लसा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से 2 इंटू 3 करते हैं तो 2 इंटू 3 की जगह कितना 6 आ जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे दो गो अभाज्य संख्या a और b था तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या a b को तो यहाँ पर गुना करेंगे तो a b आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है साइन 63 डिग्री बाई में कॉस 27 डिग्री को आपको यहाँ से मान बताना है बराबर भाट। ठीक है, तो देखिए इसको आपको हम सोल्व कर बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 63 डिग्री, ठीक है, और बाई में क्या लिखा हुआ है कॉस 27 डिग्री। तो दोस्तों हम यहाँ पे कॉस 27 डिग्री को क्या हम 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि 90 माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 90 में से 63 घटाइएगा दोस्तों तो यहाँ पर 27 डिग्री आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा तो यहाँ से हम इसको साइन 63 डिग्री इसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला साइन थीटा, और थीटा के ऊपर यहाँ पर कितना है 63 डिग्री। तो यहाँ पे हम साइन 63 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब साइन 63 डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा कितना 1। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 2 पाई आर, बी में लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, सी में लिखा हुआ है 3 पाई आर और डी में लिखा हुआ है पाई आर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वृत्त का परिधि का क्या सूत्र होता है, तो वृत्त का परिधि का जो सूत्र होता है दोस्तों वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। 20 प्रश्न में से दोस्तों 15 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में मेरा गारंटी है कि हूबहू आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। देखिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। ऑप्शन ए में लिखा 1,1, बी में लिखा है 0,0 और सी में लिखा है -1,1 और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो 0,0 जो दोस्तों ये मूल बिंदु का नियामक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ 2 और सी में लिखा हुआ है सी में लिखा हुआ है 5 और डी में लिखा हुआ है अनंत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको हम वृत्त पहले बना के दिखाते। ये हमारा देखिए चमचमाता हुआ वृत्त बन गया और इसमें आपको क्या बताना है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए स्पर्श रेखा इस तरह से दोस्तों ये जो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है ये स्पर्श रेखा है, इस तरह से हम खींच रहे हैं तो वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से दोस्तों स्पर्श रेखा वृत्त पर अनंत खींचा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोनों ये प्रश्न दोस्तों 11 नंबर 12 नंबर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमेशा स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा है वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए पहले हम एक वृत्त चमचमाता हुआ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है बाहरी बिंदु से, तो यहाँ पे हम बिंदु दे लेते हैं। ठीक है, तो इस पे एक स्पर्श रेखा हम यहाँ से इस तरह से खींच सकते हैं, ये हमारा स्पर्श रेखा है, और एक स्पर्श रेखा और हम यहाँ से इस तरह से अच्छा से खींच लेंगे। ठीक है, ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो दोस्तों बाहरी बिंदु से वृत्त पर
कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो डी होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। देखिए, और 11 नंबर प्रश्न में हमारा क्या था, इसमें पूछा गया था दोस्तों कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, मगर 12 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो मात्र 2 को खींचा जा सकता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है √x² माइनस y², और बी में लिखा हुआ है √x² प्लस में y², और सी में लिखा हुआ x² माइनस y², और डी में लिखा हुआ x² इंटू y²। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है, तो x √x² प्लस में y² है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको हमेशा के लिए याद कर लेना ये फार्मूला को। ठीक है, कि जो यहाँ पर बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या है, तो √x² प्लस में y²। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 14 नंबर। और दोस्तों आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो आप प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मुझे वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 + 2 + 3 + ... इन बराबर है, यानी कि दोस्तों इसमें आपको प्रकृति संख्याओं का योग बराबर फार्मूला बताना है। ठीक है, तो प्रकृति संख्याओं का दोस्तों योग बराबर फार्मूला क्या होता है, तो n इंटू n + 1, और बाई में क्या होता है, बाई में 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, n इंटू n + 1 बाई में 2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 15 नंबर। इसमें आपको बताना है कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 0, बी में लिखा हुआ है 1, और सी में लिखा हुआ है 2, और डी में लिखा हुआ है 5। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होती है, तो 0 होती है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि निश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों 1 होती है। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 16 नंबर। बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है प्रथम पाद, और बी में लिखा है द्वितीय पाद, और सी में लिखा है तृतीय पाद, और डी में लिखा है चतुर्थ पाद। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको हम क्वाड्रेंट बताते हैं इस तरह से। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो प्लस कॉमा प्लस होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, तो माइनस कॉमा प्लस होता है। ठीक है, और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, तो माइनस कॉमा माइनस होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, तो प्लस कॉमा माइनस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और इस तरह के प्रश्न आपको कभी भी नहीं छूटेगा। और आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरह का प्रश्न एक हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आपको बताना इसमें क्या था कि -3 और -5 किस पाद में स्थित है। देखिए दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो कौन सा पाद में चला जाएगा, तृतीय पाद में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 17 नंबर। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 90 डिग्री, बी में लिखा हुआ है 180 डिग्री, और सी में लिखा हुआ है 270 डिग्री, और देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ है 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए पहले आपको हम वृत्त बना कर बताते हैं। ये हमारा वृत्त है दोस्तों, और इस प्रश्न में आपको क्या बताना है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। यहाँ पे केंद्र जो है दोस्तों, केंद्र इस पे आपको बताना है कि जो बना कोण होगा कितना डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री का होगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। और दोस्तों ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी आइए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख के याद कर लीजिएगा। जो फार्मूला आपको याद नहीं है, जो भी इसमें प्रश्न में आपको डाउट है, उसको लिख के आप अच्छी तरीके से याद कर ले। ठीक है, ताकि जब आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सके। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम 18 नंबर प्रश्न को। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान है। ऑप्शन ए में लिखा है 0, बी में लिखा हुआ 1, और देखिए सी में लिखा हुआ -1 और डी में लिखा हुआ है 2। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान है, तो अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है किसी घटना की प्रायिकता की। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ax² प्लस में bx प्लस c, और देखिए बी में लिखा हुआ ax प्लस में b, और सी में लिखा है x² प्लस में bx² प्लस में c। ठीक है, और डी में लिखा है ax³ प्लस में bx प्लस में d। तो देखिए आपको बताना है इसमें कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax² प्लस में bx होता है और प्लस में c होता है। ठीक है, ये दोस्तों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको बताना है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है भुज, बी में लिखा है कोटि, और सी में लिखा है मूल बिंदु, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो बाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु का दोस्तों निर्देशांक कितना होता है। तो 0,0 होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट को आपको हमेशा माइंड में रखना है, ये सब प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक, आइए अब अगला प्रश्न है आपका HW का प्रश्न। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसके जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। आपको बताना है इसमें कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन होगी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा हुआ है 0, और सी में लिखा हुआ है -1, और डी में लिखा हुआ 1। तो जो ऑप्शन इसमें आपको सही लगे हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।